हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ अभी तक के जो हमने 9 लेक्चर पढ़े हैं जिनमें हमने इम्पल्स टरबाइन तक सारी चीज़ें कवर करी हैं, जिनमें मेजर जो एग्जांपल था इम्पल्स टरबाइन का वो पेल्टन व्हील था। ठीक है, अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10 है और जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। और इसमें आपका रेडियल भी हो सकता है और एक्सेल फ्लो भी हो सकता है और मिक्स फ्लो भी हो सकता है। तो जो रेडियल फ्लो का बेस्ट एग्जांपल है वो फ्रांसिस टरबाइन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के बेसिक्स देखेंगे, कुछ फार्मूलाज डिराइव करेंगे और बेसिक जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में, या फिर आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर फर्दर जो आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन से रिलेटेड वो आपके इसी लेक्चर से बनेंगे। तो ये लेक्चर पूरा आपका थियोरेटिकल रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर फ्रांसिस टरबाइन पे रहेगा, उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाई करेंगे। अभी तक जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं। अगर ये आप नहीं करें तो आप मान के चले आप ऑफ ट्रैक, आप अपने तैयारी के सही डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है आप खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। जो स्ट्रेटेजी आप अपने लिए सेट कर रहे हैं, जो प्लान आप अपने लिए सेट कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे। देखिए, अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजीज जानना चाहेंगे किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, तो उसमें सबकी स्ट्रेटेजी, सबका तैयारी करने का तरीका डिफरेंट रहेगा, बट सब में एक चीज़ कॉमन थी, सब ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी और उसको एग्जीक्यूट किया था, इम्प्लीमेंट किया था। देखिए, स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बस क्या है जो टॉपर हो जाता है वो बता देता है कि मैंने ऐसे पढ़ाई करी थी, उसी को लोग स्ट्रेटेजी मानने लगते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी तरफ से भी कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें सारा सिलेबस कवर हो, प्रॉपर रिवीजन हो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ हो, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, तो डेफिनेटली आप जब फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी वाली भी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लान आप अपने लिए रेडी कर रहे हैं वो प्लान आप एग्जीक्यूट करें। अगर आप प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है स्ट्रेटेजी बनाने का, कोई फ़ायदा नहीं है स्ट्रेटेजी देखने का। ठीक है, चलिए। और दूसरा, सोशल नेटवर्किंग से बहुत बहुत दूर रहेंगे। इसके जितना आप पास रहेंगे उतना आप अपने फाइनल टारगेट से, एम से दूर हो जाएंगे। शुरू करते हैं इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले तो पेन स्टॉक से आएगा, वाटर आएगा और जो कि आपके टरबाइन तक जाएगा। ठीक है, और पेन स्टॉक में कहाँ से आता है? रिजर्वायर से आता है। ठीक है, ये आपका फिर केसिंग में जाएगा। और इसमें इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन की एक खासियत है। देखिए, इसको कुछ जगह इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं इन टाइप के टरबाइन को, कुछ जगह सिंपल रिएक्शन टरबाइन बोल देते हैं। इनका डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा क्या है। एक्चुअली दोनों में से कुछ भी वर्ड वो यूज़ करेगा उसका मतलब सेम ही है। ठीक है, इसमें इम्पल्स वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी फैक्टर रहता है। समझाऊंगा कैसे रहता है। इसमें जो केसिंग है उसका हाइड्रोलिक फंक्शन रहता है। ठीक है, और वो ऑल टाइम आपका वाटर से फिल्ड रहेगी। ठीक है, टरबाइन की जो केसिंग है। एंड केसिंग के अंदर आपकी कुछ गाइड वेन्स रहेंगी। ठीक है, जो कि आपका जो अवेलेबल हेड है, ठीक है, जो इनलेट पे है, पेन स्टॉक के आउटलेट पे जो हेड होगा उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेगी, एक तो वेलोसिटी हेड में और एक प्रेशर हेड में। ठीक है, तो वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट किया और प्रेशर हेड में कन्वर्ट किया, दोनों को ही ये टरबाइन यूज़ करता है टू रोटेट द रोटर। ठीक है, तो इसी चक्कर में जो वेलोसिटी हेड की वजह से रोटेशन आ रहा है उसको हम इम्पल्स के टर्म्स में बोल देते हैं, और जो प्रेशर की वजह से जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उनको रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पूरा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं, या फिर दूसरे सेंस में सिंपल इसको रिएक्शन टरबाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही वाटर रनर पे जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी का हेड भी होता है और प्रेशर एनर्जी का प्रेशर हेड भी होता है। ठीक है, तो दोनों ही आपका मूविंग वेन पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो पूरा डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ फिक्स ब्लेड होती है, कहाँ मूविंग ब्लेड होती है। ठीक है, तो जो मूविंग ब्लेड है उस पर इम्पल्स फोर्स भी आएगा। ठीक है, जैसा कि पेल्टन व्हील में आता था, क्योंकि उस हेड में दोनों चीज़ हैं। ये ऑलरेडी आपकी फिक्स जो वेन है वो ये स्प्लिट कर चुकी है दोनों हेड में। ठीक है, तो जो ये वाला हेड है, वेलोसिटी हेड है, वो आपका इम्पल्स देगा। ठीक है, इसलिए इम्पल्स की वजह से भी एक फोर्स आएगा। और दूसरा, जब वाटर वेन के ऊपर मूव करेगा, वेन की जो शेप होती है वो एयरोफॉइल की होती है, मूविंग वेन्स वाली जो शेप है। ठीक है, इसकी वजह से उसके अक्रॉस जब वाटर मूव करेगा तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और वो प्रेशर डिफरेंस आपको देगा लिफ्ट फोर्स। ठीक है, और यही जो लिफ्ट फोर्स है इसी को रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इम्पल्स फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों ही एक साथ लगेंगे।
ठीक है। इसीलिए इन टरबाइंस को इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। और अगर वो सिंपल रिएक्शन टरबाइन बोल रहे हैं तब भी सेम ही टरबाइन की वो बात कर रहा है, ऐसा सेपरेट कुछ नहीं होता कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बेस्ड काम हो, ठीक है। तो इम्पल्स और रिएक्शन दोनों टाइप के फोर्स आपके काम कर रहे होंगे, और इन टाइप के टरबाइन को हम इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी बोल सकते हैं और रिएक्शन टरबाइन भी बोल सकते हैं। चलिए, एंट्री पॉइंट पे क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी का हेड भी होगा और प्रेशर का हेड भी होगा, एंड एग्जिट पे आपका प्रेशर और वेलोसिटी V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी दोनों ही बहुत कम होंगे, ठीक है। इनका जितना भी हेड अवेलेबल होगा सारा निकाल लेता है टरबाइन। अब वेलोसिटी एंट्री पे बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू V2, ठीक है, और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू एग्जिट प्रेशर, ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर स्मूथ वेन थी पेल्टन व्हील के केस में तो VR1 इक्वल टू VR2 था, ये दोनों क्वांटिटी है वो सेम थी। बट इस केस में अगर स्मूथ वेन है तो ये दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हेड पिक्चर में आ रहा है, सिर्फ वेलोसिटी पे काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो VR1 और VR2 बराबर नहीं होगा अगर स्मूथ वेन है तो। चलिए, कंपोनेंट देखते हैं रिएक्शन टरबाइन के, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चंस में जब अलग अलग डिफरेंट वर्ड यूज़ करेगा, क्या डायग्राम आपके दिमाग में, क्या बैकग्राउंड में चलना चाहिए जब क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। केसिंग कहे, स्पाइरल कहे, वॉल्यूट कहे, स्क्रॉल केसिंग कहे, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। ये आउटर केसिंग होती है, अभी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा डायग्राम में। ये थोड़ा स्पाइरल शेप की होती है, बट इसका जो एरिया है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता जाता है, और ये डिक्रीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि उस पूरे केसिंग में आपकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही वाटर एंटर करना स्टार्ट कर देगा, अब डिस्चार्ज कम होता जा रहा है तो एरिया हम कम करेंगे ताकि वेलोसिटी मेंटेन रहे, ठीक है। एंड सेकंड इज़ गाइड वेन, फिक्स वेन या फिर विकेट गेट जो जिसको बोलते हैं। ये क्या है, ये फिक्स होती हैं, बट हाँ इनको हम इनके एक्सिस पे रोटेट करवा के इनका एंगल चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो V1 हमारा होगा उसका जो एंगल होता है अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा एंगल जो V1 किस एंगल पे हम एब्सोल्यूटली जो जेट है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए गाइड वेन यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कि आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल 30 डिग्री है तो उसका मतलब वो अल्फ़ा 30 डिग्री कह रहा है। अगर वो कहता है कि गाइड वेन आर प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, इसका मतलब भी वही है कि वो अल्फ़ा 30 डिग्री बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, वेन्स फिक्स रहती हैं बट उनको उनके एक्सेस पे रोटेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अल्फ़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम फ्लो एरिया वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम फ्लो कंट्रोल कर पाएंगे गाइड वेन्स की अकॉर्डिंग, उनका एंगल चेंज करके हम फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड चीज़ रनर या फिर रोटर जिसको आप बोलते हैं, वो आपका रेडियल टाइप का हो सकता है, एक्सेल टाइप का हो सकता है और मिक्स टाइप का हो सकता है, ठीक है। और मूविंग वेन के जो एंगल है इनलेट पे थीटा होता है, एग्जिट पे फाई होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब रेडियल टाइप का हम नेक्स्ट स्लाइड से देखना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेडियल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है फ्रांसिस, ठीक है। फिर हम एक्सेल में घुसेंगे, एक्सेल का थोड़ा थियोरेटिकल पढ़ेंगे, उसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है कैप्लान टरबाइन, ठीक है। और मिक्स टाइप का कुछ अगर आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको लास्ट में डिस्कशन में लेके आऊँगा। चलिए, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। अब इसमें एकदम बेसिक आप समझते चलेंगे, क्योंकि इसके बाद जब मैं फ्रांसिस टरबाइन करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में तो उसमें फटाक से उड़ा दूंगा सारी चीज़ें, क्योंकि सारा यही है, ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सारा। अब जो केसिंग की मैं बात कर रहा था वो केसिंग ये है, ठीक है, ये वाली केसिंग है। और आप जैसा आप देख पा रहे हैं इसका एरिया पहले यहाँ ज़्यादा था, ठीक है, फिर यहाँ एरिया कम हो गया, एरिया और कम हो गया, और यहाँ आते आते एकदम कम हो गया, ठीक है। क्योंकि पानी यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से भी एंटर करेगा, हर जगह से एंटर करता जाएगा। तो जैसे जैसे पानी कम क्वांटिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। अगर एरिया सेम रखा तो एरिया डिक्रीज़ कर दिया, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे हर जगह यूनिफॉर्म मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ से एंटर किया, ये जो आपकी वेन्स हैं, ठीक है, ये आपकी फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करती। इसका मतलब है कि ये रोटर के साथ मूव नहीं कर रही है, फिक्स है। इनका ये अपने सेंटर पॉइंट पे रोटेट कर सकती है, जिनका इनका कंट्रोल एक साथ रहता है, ठीक है। ये रोटेशन देख के जैसे यहाँ से अगर पानी एंटर किया है, ठीक है, तो ये एंगल दे रहा है, ठीक है, ये जो एंगल है वो अल्फ़ा बनाएगा, ठीक है। और यहीं से एब्सोल्युटली आपकी जो पानी निकलेगा वो V1 वेलोसिटी से निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हुई फिक्स वेन।
अब ये जो पार्ट है, इस सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट है वो अपना रोटर वाला पार्ट है। ये वाली जो ब्लेड्स हैं ये आपकी मूविंग ब्लेड है, मतलब रोटर के साथ घूम रही हैं। इनके एंट्री पे यहाँ पे V1 आएगा, ठीक है, और एग्ज़िट पे V2 आएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपका एक्चुअल मूविंग ब्लेड है जिन पे आपका प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से V वेलोसिटी से जब चीज़ें आ रही है तो वो इम्पल्स तो देगा ही देगा, तो दोनों ही काम हो रहे हैं, इसलिए इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन इनको बोल देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ अवेलेबल हेड है, ठीक है, उसको ये आपकी जो गाइड वेन्स है वो कन्वर्ट कर देती है प्रेशर हेड में और काइनेटिक हेड में, ठीक है। और अब जब ये पूरा हेड दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका मतलब है ये जो आपकी हम यूज़ करते थे इम्पल्स टरबाइन में वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपका प्रेशर हेड में भी कन्वर्ट हुआ है। चलो थोड़ा सा ये वही है आपका रिएक्शन टरबाइन ही है, वो आपका टॉप व्यू था, ये साइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका वो केसिंग है, ठीक है, जिसका एरिया डिक्रीज होता जा रहा था। यहाँ से ये वाली जो दो चीज़ है ये आपकी गाइड वेन्स हैं, ठीक है। यहाँ से वाटर एंटर किया, गाइड वेन ने कुछ एंगल दिया, फिर ये जो आपकी है ये आपकी मूविंग वेन है, ठीक है। यहाँ से वाटर आपका मूविंग वेन में जाएगा, फिर यहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है। एग्जिट करने के बाद सिमिलरली इधर से वाटर आया है इस तरह से, और यहाँ वाटर आया, ये आपका एंट्री पॉइंट 1 हुआ, ये एंट्री पॉइंट 2 हुआ, ठीक है। और ये आपका डायमीटर फिर क्या हो गया D2, और ये डायमीटर आपका D1, ठीक है। और यहाँ से फिर वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इस सेक्शन में क्या होता है आपका, जब यह वाटर बाहर निकल रहा है तो ये आपका पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ठीक है। P2 का प्रेशर बहुत कम होता है, एटमॉस्फेरिक से भी कम होता है, इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब लगाई जाती है। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है नीचे, ये सेक्शन आपका ड्राफ्ट ट्यूब का है, ठीक है। और ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से क्या है, जो आपका टेल रेस है ये इसके नीचे पूरा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ तक आते आते वो प्रेशर P एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाता है, क्योंकि एरिया आपका इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एरिया इंक्रीज़ करेगा तो आपका प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, और फिर ये आपका जो भी टेल रेस जहाँ भी आपका ओपन है वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो टरबाइन का जो एग्जिट होता है एकदम वहाँ पे प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक से कम ही रहता है रिएक्शन टरबाइन में, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब से रिलेटेड भी कैलकुलेशन हम काफ़ी सारी देखेंगे कि इसकी शेप क्या होनी चाहिए, ये जो प्रोफाइल है ये क्या होनी चाहिए, ताकि आपका कैविटेशन की प्रॉब्लम ना आए। बीच में ही आपका प्रेशर ज़्यादा लो होने की वजह से आपका वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए फ्लूइड, इस टाइप की चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी डायग्राम, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मान लीजिए ये सेंटर है और ये आपकी मूविंग ब्लेड है, ठीक है। तो इनलेट पे तो सेम है, ये आपका जो ये मान लो आपकी गाइड वेन थी, तो इसके यहाँ से एकदम टेंजेंशियली निकलेगी, वाटर फ्लो होगा और ये आपका स्ट्राइक करेगा मूविंग ब्लेड में, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि ये जो गाइड वेन है इसका क्या काम हुआ, गाइड वेन का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि गाइड वेन का जो एंगल दिया जाता है यहाँ पे अल्फा, वही सेम आपका V1 का एंगल होता है, ठीक है। तो चाहे वो कहे कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंटर्स एट दिस एंगल, या फिर कहे कि वेन्स आर प्लेस्ड एट दिस एंगल, ठीक है। तो और ये आपका हो गया U1 और V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका VW1। ये रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जो इसके टेंजेंशियल एंटर करेगी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ताकि आपका इम्पैक्ट ना आए, जर्क वगैरह ना आए ब्लेड पे। तो जो मूविंग ब्लेड का एंगल है वो आपका थीटा होता है, वही आपका रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल होता है। और एकदम जो इसके वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है V1 का, वो आपका फ्लो वेलोसिटी होता है, जो कि एकदम ये जो सरकमफेरेंस है बाहर वाला इसमें नॉर्मली एंटर कर रहा है, ठीक है। तो फ्लो वेलोसिटी इस तरह से एंटर कर रही है। तो इसी पेरिफेरी को हम यूज़ करके हम निकालते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। और वेन की जो थिकनेस है वो मान लो T है, ये चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब फर्दर आउटलेट ट्राइंगल देखते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड हो गया है, ये सेंटर से ज्वाइन करवाने के उस पे हिसाब से, बाकी ये एंगल आपका राइट एंगल होता है, ठीक है। तो फ्लो वेलोसिटी जो एग्जिट पे है वो ये हो जाएगी, ठीक है। और एग्जिट पे ये आपका इस तरह से इस सरकमफेरेंस से आपका सारा फ्लूइड बाहर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो विड्थ है इसकी वेन की आपकी वो डिफरेंट हो सकती है। चलिए, और ये आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है,
ठीक है, जो बीटा एंगल पे निकला है, और ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है जो VR2 जो आपका फाई पे निकला है। U2 आपका ये है, U2 डिफरेंट होगा क्योंकि इस केस में आपका इनलेट और एग्जिट डिफरेंट डायमीटर्स पे है, ठीक है। और ये आपका VW2 होगा। अब देखिए U1 आपका क्या होगा, WR1 दैट इज़ पाई D1N/60, ठीक है। सिमिलरली U2 इज इक्वल टू WR2 होगा पाई D2N/60, D1 ज़्यादा है और सिमिलरली U1 भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। चलिए एरिया फ्लो देखते हैं, जो अभी देख रहे थे। ये आपकी मूविंग वेन्स है, समझाने के लिए मैंने सीधा सीधा बना दिया, ठीक है। मान लो इसकी थिकनेस T है, ठीक है, तो आपका एरिया फ्लो कितना हो जाएगा, एरिया फ्लो आपका हो जाएगा पाई D सर्कमफेरेंस हो गया, B आपका होता है विड्थ ऑफ द वेन, ठीक है। मान लो अगर ये आपको समझाना चाहूँ, ये व्हील टाइप में अगर आपको ऐसा दिखे तो, ठीक है, तो ये पेरीफेरी इनटू विड्थ कर दूंगा B, ठीक है। तो यहाँ से जितना एंटर कर रहा है फ्लूइड, ये एरिया आ गया, ठीक है। इसी को फ्लो वेलोसिटी से, क्योंकि परपेंडिकुलर तो फ्लो वेलोसिटी आती है, VF से करेंगे तो पूरा डिस्चार्ज आ जाएगा आपके पास। तो एरिया इनलेट पे क्या होगा, पाई D1B1, एरिया आउटलेट पे क्या होगा, पाई D2B2, ठीक है। डायमीटर डिफरेंट है, ठीक है, तो B और ये डिफरेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। किस केस में डिफरेंट होना चाहिए, किस में नहीं, वो हम देखेंगे अभी। T थिकनेस ऑफ द वेन है, N नंबर ऑफ वेन है, ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया आया इस थिकनेस का, वो हमें नंबर ऑफ वेन हर जगह से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव एरिया फ्लो क्या हो गया, पाई इंटू D सर्कमफेरेंस माइनस N टाइम्स इंटू थिकनेस, ठीक है, N टाइम्स जितनी भी आपकी ये ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो नेट सर्कमफेरेंस आ गया, उसको इंटू B करेंगे विड्थ ऑफ द वेन, ठीक है, तो टोटल एरिया आ गया। या फिर अगर ये टर्म नहीं दी है तो आपको एक K दे देता है, कोफिशिएंट ऑफ वेन थिकनेस, ठीक है, उसको सीधा पाई D इंटू B करेंगे तो डायरेक्टली आपका एरिया फ्लो आ जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज अगर हम देखें तो एरिया फ्लो इंटू आपका फ्लो वेलोसिटी, तो सिंपल है, आपका डिस्चार्ज इनलेट पे और एग्जिट पे सेम होना चाहिए। तो AF1 इंटू VF1 विल बी इक्वल टू AF2 इंटू VF2, ठीक है, और सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेडियली कोई फोर्स ना आए, रेडियली फोर्स कब नहीं आता है, जब हमारा VF1 और VF2 बराबर रहता है, ठीक है। और अगर VF1 और VF2 ये दो चीज़ बराबर हुई, डिस्चार्ज तो बराबर होना ही है, तो मतलब एरिया फ्लो भी बराबर होना ही चाहिए, तभी आपका जो रेडियल आपका कंपोनेंट है फोर्स का वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं एरिया AF1 ये है, AF2 ये है, पाई कैंसिल हो जाएगा, DB1 इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, बट हमें पता है D1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन D2। सिमिलरली फिर B जो एग्जिट पे जो विड्थ है वेन की वो ज़्यादा होगी, ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर हम चाहते हैं कि ये फोर्स हमारा 0 रहे तो हम ये फोर्स 0 रखते हैं, ठीक है। इन केस अगर ये रिवर्स इंजीनियरिंग अगर आपको बताऊं तो अगर ये दोनों वेन की थिकनेस बराबर होगी तो फ्लो वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी, और डिफरेंट रहेगी तो वो आपका ये कंपोनेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ डिफरेंट रखनी पड़ती है ताकि आपका जो रेडियल फोर्स है वो ना आए, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड, डिग्री ऑफ रिएक्शन, R से डिनोट करेंगे। मतलब समझते हैं इसका क्या है। देखिए जो आपका रोटर पावर है डिवाइडेड बाय आपका मास फ्लो रेट इनटू G, मतलब इसको हेड में कन्वर्ट हमने कर लिया, ठीक है। तो ये इसका दो पार्ट रहेगा, एक तो काइनेटिक हेड और एक प्रेशर हेड, इन दोनों का सम रहता है। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, इस टोटल में जो प्रेशर हेड का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। इसका मतलब है ये क्वांटिटी मान लो अगर A है और ये क्वांटिटी अगर B है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हो गया A/A+B, ठीक है। इस रेशियो को डिग्री ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले VW1U1 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इनलेट ट्राइंगल से ये आपने इक्वेशन बनाई है, कैसे बनाई है, ये V1 था, ये VR1 है, ये VF1 है, A अल्फा है, ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका U1 है, ये VW1 है, ठीक है।
V W1 क्या हो जाएगा, V W1 इज इक्वल टू U1 प्लस ये वाली क्वांटिटी, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल में अगर कोस का कंपोनेंट हम लगाएंगे तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस जो हमें रिक्वायर्ड है अपॉन हाइपोटेन्यूज VR1, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा, VR1 कोस थीटा, ठीक है। तो यही क्वांटिटी यहाँ सीधा ऐड कर दी है, ठीक है। इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, जो आपका u है उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, राइट में बचा VR1 कोस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू VR1 कोस थीटा को रिप्लेस करेंगे। यही चीज़ें आप सॉल्व करते जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारी कैलकुलेशन आप खुद से करें। खुद से नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं कौन से स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आया कि मैं किस स्टेप में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो श्योरली आप ये रिज़ल्ट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और वीडियो पॉज कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें समझेंगे। सिंपल इसका कुछ नहीं इलेबोरेट किया, सिर्फ ये निकालने के लिए, ठीक है। ये क्वांटिटी आपकी ये आ गई है, ये फर्दर मैं यूज़ करूँगा आगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। सिमिलरली जब आउटपुट ट्राइंगल पे आप निकालेंगे, ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन बनती है। आप ट्राइंगल बनाएंगे और ये चेक करेंगे ये ठीक लिखा है या नहीं। इसी को जब आप सॉल्व करते करते आएंगे तो आपको मिलता है VW2 U2 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अब इनिशियली जो हमने वो पढ़ी थी, ये इस वाली इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रखेंगे VW1 और VW2। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, बस जो डिग्री ऑफ रिएक्शन का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो निकालने का हमारा पर्पस है, ठीक है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फील आएगी हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, ऐसे आई थी, फिर आपको याद हो जाएगी। फर्दर जब क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालो तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आता है रोटर पावर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट इनटू जी, दैट इज़ ये चीज़ आई थी आपकी। और इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें ये जो कंपोनेंट होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2g, ये आपका काइनेटिक हेड होता है, ठीक है। और बाकी जो दो टर्म बची है इनका जो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये आपका प्रेशर हेड होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये आपकी क्वांटिटी A थी जो मैं स्टार्टिंग बताई थी, ये B था, तो सिंपली यहाँ क्या किया है A अपॉन में A प्लस B, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आ गई, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। RP माइनस ये क्वांटिटी माइनस करने के बाद RP क्या था आपका काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड, ठीक है। प्रेशर हेड क्या हो जाएगा RP माइनस काइनेटिक हेड, ठीक है। तो वही किया हुआ RP माइनस काइनेटिक हेड डिवाइडेड बाय RP, ठीक है। इसी चीज़ को आप कैंसिल आउट करेंगे या 1 आ जाएगा, इसके नीचे ये क्वांटिटी आ जाएगी, तो आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेट में बहुत पूछता है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो ये टॉपिक छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रांसिस टर्बाइन, और उसके अगले लेक्चर में हम फ्रांसिस टर्बाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देन फर्दर आपका सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। डेली शाम को 5 बजे वीडियो रिलीज़ हो जाती है, हाँ। बट एक बार जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप कंटिन्यूसली एक फ्लो में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो स्टूडेंट साथ साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, डेली शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें हम मेजर पोर्शन कुछ कवर करते चलेंगे। आपका कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। बाकी ये 4 तरीके आप हमें कनेक्टेड रह सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये एप्लीकेशन है जिसमें सारे वीडियो लेक्चर जितना भी स्टाफ हमारा है वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। और यूट्यूब चैनल तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं, और ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है। चलिए स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्ज़ाम।